जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा मैं, डूब भी गया मैं, डूब भी गया तो शबक छोड़ जाऊंगा। उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका की दिलचस्प कहानी है। हिंदुस्तान की सरजमीं जहां बैरूनी हमलावरों की मौजूदगी से बेचैन हो रही थी, वहीं एक नई ज़बान के अंकुर फूट रहे थे। अरबी, फारसी, तुर्किस्तानी, संस्कृत के अल्फाज से मिलकर एक नई ज़बान बन रही थी, उर्दू। यही वजह है कि उर्दू को किसी एक कौम या तबके से वाबस्ता नहीं किया जा सकता, और इसी खुसूसियत की बिना पर उर्दू को हर खास और आम की ज़बान कहा जा सकता है। भारत के हिंदुओं, कायस्तों, सिखों और जैनियों ने भी उर्दू को परवान चढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उर्दू को अपने खूने दिल से सींचने वालों में जिस गैर मुस्लिम शायर का नाम सरे फहरिस्त है, वो है चंद्रभान ब्राह्मण। उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत के जबरदस्त आलिम और उर्दू के साहिब दीवान शायर। कहाँ मिलेगी ऐसी ज़बान जिसने मजहब, कौम और फिरके के फर्क को मिटाकर उर्दू की शक्ल में एक ऐसा पैराहन दिया जिसे सही मानों में सेकुलर कहा जा सकता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। कैफी बुनियादी तौर पर रूहानी एहसास के शायर हैं। वो न सिर्फ खुद अपनी शायरी में पाकीज़ा रूहानी एहसास रखते हैं, बल्कि पढ़ने वालों को भी ये पाकीज़गी महसूस होती है। फराहम हो के खूने आरज़ू फिर दिल न बन जाए, फराहम हो के खूने आरज़ू फिर दिल न बन जाए, ये उजड़ी पुरसुकून बस्ती, ये उजड़ी पुरसुकून बस्ती भरी महफिल न बन जाए, फराहम हो के खूने आरज़ू फिर दिल न बन जाए, फराहम हो के। कैफी जब हुस्न इश्क के मज़ामीन को बयां करते हैं, तब भी उसमें एक अलग तरह की रूहानियत आ जाती है। हुस्न की रंगीनियां सब जलवा सामा हो गई, हुस्न की रंगीनियां सब जलवा सामा हो गई, दिल की आँखें सरबसर ऐ मन बदामा हो गई, दिल की आँखें सरबसर ऐ मन बदामा हो गई, हुस्न की रंगीनियां सब जलवा सामा हो गई, हुस्न की रंगीनियां सब जलवा सामा हो गई। कैफी का कलाम जिंदगी के नशेबो फराज का आईनादार है और हकीकत की अक्कासी करता है। तुम ही हो राज़दार
आदाब, खुशामदीद, एक बार फिर आपका खैर मकदम है आफ्ताब सुखन में। नाजरीन, उर्दू हिंदुस्तानी जबानों के माथे का वो ताज है जिसके बगैर माथा सूना सूना सा लगता है। ये ताज हुस्न में इजाफा करता है और वकार को बढ़ाता है। मगर कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जिन्हें उर्दू के माथे का ताज कहा जा सकता है। ऐसी ही एक मारूफ शख्सियत को दुनिया पंडित बृजमोहन दत्तात्रेय कैफी के नाम से जानती है। आफताबी चेहरा, गंदुमी रंग, कुशादा पेशानी, बड़ी बड़ी आंखें। कैफी का ताल्लुक एक कश्मीरी ब्राह्मण खानदान से था। कैफी की पैदाइश सन 1866 में दिल्ली में हुई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दिल्ली में गुजारी और 1955 में शहर गाजियाबाद में इस दुनिया को खैरबाद कहा। तालीम की इब्तिदा एक मकामी मदरसे से हुई और बाद में अंग्रेजी की तालीम सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पाई। नाजरीन, इस हकीकत से यह बात जाहिर होती है कि कैफी की शख्सियत में मशरकी और मगरबी तहजीब का इम्तिजाज था, जिसने उनकी शायरी को भी असरअंदाज किया। लेकिन जो रंग उभर कर आया वो खालिस हिंदुस्तानी रंग था। कैफी ने उर्दू शायरी को एक किरदार दिया। कैफी, जिसने उर्दू अदब को बनावट से दूर करने की कोशिश की और बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के साथ मिलकर उर्दू को उरूज और इर्तिका की मंजिलों से हमकिनार किया। बृजमोहन कैफी की शायरी की नुमायां खूबी है ख्यालात की पाकीज़गी, गहराई और रूहानियत। दूसरे शायरों की तरह कैफी के यहां भी हुस्न व इश्क का बयान मिलता है, लेकिन यह इश्क सतही नहीं है, इसमें हिमालय की बुलंदी है, जमजम की पाकीज़गी है और ये इश्क हकीकी है। वो कहते हैं, हो वो रंद या सूफी मस्त उसकी धुन में है, जैसे कितने मैखाने भर दिए हैं कौसर में। कैफी मगरिबी तहजीब से मुतासिर थे, अंग्रेजी लिबास पहनते थे, लेकिन रूह की गहराइयों में वतन परस्ती की शम्मा रोशन थी। खूने दिलो जिगर से इसे सींच ए अजीज, किश्ते वतन है ये, कोई किश्ते ज़मीन नहीं। कैफी के अशार कोई भी हो, दिल के तारों को छेड़ते चले जाते हैं। रफ्ता रफ्ता मिट गई माशूक आशिक की तमीज। रफ्ता रफ्ता मिट गई माशूक आशिक की तमीज। इश्क की सब मुश्किलें इस तरह आसान हो गई। इश्क की सब मुश्किलें इस तरह आसान हो गई। दिल की आँखें सर बसर ऐ मन बदामा हो गई। दिल की आँखें सर बसर ऐ मन बदामा हो गई। हुस्न की रंगीनियाँ सब जलवा सामा हो गई। नाजरीन, अहमद इम्तियाज़ का आदाब। अभी आपने पंडित बृजमोहन दत्तात्रेय कैफ़ी का कलाम सुना। पंडित दत्तात्रेय कैफ़ी हमारे अहद के बड़े शायर हैं। अब हम उनकी शख्सियत और शायरी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस गुफ्तगू में हमारे साथ हैं गौस सिवानी साहब। गौस सिवानी साहब, आपका इस महफ़िल में इस्तकबाल है। गौस साहब, पंडित कैफ़ी हमारे अहद के बड़े मुहक्किक हैं, बड़े शायर भी हैं, नक्काद भी हैं। उनकी कई हैसियत बनती है। उनकी इस हमगीर शख्सियत पे आपकी क्या राय है? इनकी पैदाइश गालिब की मौत के 4 साल के बाद हुई और इत्तेफाक ये कहिए कि जिस पुरानी दिल्ली से गालिब का ताल्लुक़ था और जिस मकान में गालिब की वफ़ात हुई, उसी से थोड़े से फासले पे बाज़ार सीताराम में अल्लामा पंडित
बिरज मोहन दत्तात्रेय कैफी की विलादत हुई। पुरानी दिल्ली का अपना एक माहौल था और बहुत सी इल्मी शख्सियतें उस इलाके में रहा करती थीं। हालांकि 1857 की बर्बादी का बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा था, फिर भी कुछ लोग बचे हुए थे और उन्हीं लोगों में इनका ख़ानदान भी था। इनका ख़ानदान भी वहाँ के रुअसा में शुमार किया जाता था। ये ख़ुद एक कश्मीरी पंडित ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और ये ख़ानदान फ़र्रुख सियर मुग़ल बादशाह के ज़माने में दिल्ली आ गया था और मुग़लों के ज़माने में अहम ओहदों के ऊपर ये ख़ानदान फायज़ रहा था। तो पंडित कैफ़ी का इसी ख़ानदान में 1866 में जन्म हुआ और इस माहौल में उन्होंने आँख खोला। तो जाहिर है कि एक इल्मी माहौल था और बड़े बड़े अहले इल्म मौजूद थे वहाँ पे। तो ऐसे लोगों के माहौल में उनकी परवरिश हुई और इस माहौल में परवरिश पाने वाला शख्स यकीनी तौर पे पंडित दत्तात्रेय कैफी जैसा ही इंसान हो सकता था और वो अपने दौर के बहुत ही अहम अहले इल्म में शुमार किए जाते थे। बड़े बड़े अहले इल्म उनका एहतराम करते थे, ख़ास तौर पे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हकीम अजमल ख़ां, इन सभी लोगों से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और इनका एहतराम इनकी इल्मी शख्सियत की बुनियाद पे किया जाता था। तो मजमूई तौर पे वाक़ईतन ये इस लायक थे कि इनका एहतराम किया जाए और पूरे हिंदुस्तान में इन्हें बुलाया जाता था। इनके मकाले सुने जाते थे और इनकी शायरी सुनी जाती थी और बहुत शौक़ से लोग उस दौर में इनके कलाम का मुताला किया करते थे। गौस साहब पंडित कैफ़ी माहिर अरूज़ थे, शायरी भी करते थे। शायरी में उनका अपना एक लबो लहजा है। वो उर्दू शेरी रवायत में तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे। इसके बारे में हमारे नाज़रीन को आप कुछ बताएं। देखिए, उर्दू की अपनी एक शेरी रिवायत रही है जी। और कुछ पाबंदियाँ जो मुतक़द्दिमीन ने जिन पाबंदियों को उर्दू शायरी के लिए ज़रूरी करार दिया है, उनकी पाबंदी हर दौर में होती रही। लेकिन पंडित कैफ़ी का जो ज़माना है, उस ज़माने में उस शेरी रिवायत से थोड़ा सा इन्हिराफ शुरू हो गया था। पंडित कैफ़ी ख़ुद कई एतबार से इस इन्हिराफ के कायल थे। उमूमन ये एक रवायत रही है उर्दू शायरी में कि दूसरी ज़बान के अल्फाज बहुत मोहतात अंदाज में लिए जाते हैं जी। ख़ास तौर पे संस्कृत या खालिस हिंदी के अल्फाज अगर हों तो उन अल्फाज पे लोगों का वो रहा है कि इन्हें लिया जाए न लिया जाए तो किस सूरत में लिया जाए। तो इस ताल्लुक़ से इनका अपना ये कहना था कि उन अल्फाज को, संस्कृत वगैरह के अल्फाज को लिया जा सकता है, लेकिन उसी वक्त तक उसे काबिल कबूल उर्दू में माना जाएगा जब तक कि उससे उर्दू की किसी पुरानी रिवायत में पे कोई फ़र्क ना आए। एक चीज़ ये। दूसरी जो बात आपने जैसे बताई कि वो उरूज़ में महारत रखते थे और उरूज़ में महारत के बावजूद उन्होंने इस तरह से कई उरूज़ के ताल्लुक़ से भी कई इन्हिराफ किया। उनसे पहले मसनवियाँ कही गई या जो भी शेर या नज़्म जो भी कहे गए, तो उसमें एक बहर का इस्तेमाल होता था। इन्होंने इसमें एक नयापन ये किया कि इन्होंने एक मसनवी लिखी, मसनवी जगबीती। मसनवी जगबीती की ख़ास बात ये रही कि एक तवील मसनवी है और माजी में जिस तरह की मसनवियाँ लिखी जाती रही थी उसके बजाय उन्होंने अफसाने को इस मसनवी का हिस्सा बनाया। जो माजी की रवायत थी उससे उन्होंने इन्हिराफ किया इसमें। दूसरा इसमें इन्हिराफ उन्होंने ये किया कि इस मसनवी में उन्होंने कई बहरों का इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ बहरों को उन्होंने इसमें यकजा कर दिया। तो पूरी मसनवी एक बहर में नहीं कही गई, अलग अलग हिस्से उसके अलग अलग बहरों में कहे गए। एक और उसके अंदर उन्होंने बदलाव ये करने की कोशिश की कि आम तौर पे काफ़िया ज़ा का काफ़िया ज़ा ही इस्तेमाल किया जाता है, ता का काफ़िया ता आता है। लेकिन उन्होंने ये किया कि ज़ा का काफ़िया ज़ो भी लेकर के आए और ज़ाल भी लेकर के आए। इसी तरह से ता के मुकाबले में तो भी वो लेकर के आए
तो इन्होंने उसे हम काफ़िया माना, हम वज़न माना और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। तो उरूज़ में वो माहिर थे, लेकिन उनका अपनी सोच ये थी, उनका अपना ख्याल ये था कि इन रिवायात की पाबंदी उसी हद तक की जाए जब तक कि शायर के ख्याल के ऊपर उसका कोई असर न पड़े। अगर शायर का ख्याल मुतासिर होने लगे तो फिर इन रिवायतों की पासदारी का कोई मतलब नहीं होता है। तो उन्होंने पाबंदी भी की और इन्हराफ भी किया। ये रिवायत उनके दौर में एक नई तरह की रिवायत शुरू हुई। गौस साहब, ये गालिब के इंतकाल के 3-4 साल के बाद इनकी पैदाइश है, और वो अहद बहुत ही सियासी एतबार से भी हमारे मुल्क में बहुत ख़तरनाक किस्म का रहा है। और कैफ़ी साहब उस ज़माने की पैदावार हैं और 20वीं सदी के निसफ हिस्से तक ये ज़माना आता है। तो क्या उस अहद के हालात के भी असरात उनकी शायरी पे हैं? नाज़रीन को ये बताएं ज़रा। मेरे ख़्याल से हर शायर अपने माहौल से असर लेता है, बल्कि हर फनकार लेता है जी। वो सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि मुसव्विर भी लेता है, और जो दूसरे किस्म के फ़नकार हैं वो भी अपने अहद से मुतासिर होते हैं। और कैफ़ी के साथ भी बिल्कुल यही मामला रहा, वो भी अपने अहद के हालात से मुतासिर हुए। आप देखिए कि 1857 में पूरे मुल्क में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत हुई और फिर उस बगावत को दबा दिया गया। तो उसका ये असर हुआ हिंदुस्तान में कि जब वो बगावत दब गई तो लोगों ने ज़हनी तौर पे अंग्रेज़ों की हुकूमत को कबूल कर लिया, और उन्हें ये एहसास होने लगा कि आज़ादी मुमकिन है मिले, लेकिन इसमें अभी ताख़ीर है। तो जो जिद्दोजहद में जो कैफियत थी, जो जोश था, जो वलवला था, वो ज़रा सर्द पड़ गया था। अंग्रेज़ों की हुकूमत को बहुत हद तक लोगों ने ज़हनी तौर पे कबूल कर लिया। तो इनके साथ भी यही हुआ, कैफ़ी के साथ। इनके ख़ानदान के लोग वैसे भी अंग्रेज़ों के मुलाजिम थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम रहे। ये ख़ुद कैफ़ी ये कश्मीर के राजा के मुलाजिम थे। और उस अहद में ये हुआ कि इन्होंने अंग्रेज़ों के जो अहम लोग थे उनकी मदह में कसीदे भी लिखे। जॉर्ज पंजुम की जब तख्त नशीनी हुई, ताजपोशी हुई, तो उस ताल्लुक़ से इन्होंने एक तवील कसीदा लिखा, और उस कसीदे को पूरे हिंदुस्तान में जितने लोगों ने कसीदे लिखे थे उसमें नंबर 1 माना गया, 1 नंबर पे माना गया, और उसके लिए उन्हें तमगा भी दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ताल्लुक़ से भी एक कसीदा उन्होंने लिखा, मदहिया। तो इनका एक तरफ तो उस तरह से लगाव रहा, झुकाव रहा, लेकिन दूसरी तरफ चूँकि एक हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तान की मिट्टी से उनका ख़मीर उठा था, इसलिए उनके दिल के अंदर ये जज्बा मौजूद था कि हिंदुस्तान आज़ाद हो, मुल्क आज़ाद हो, यहाँ से अंग्रेज़ों की हुकूमत ख़त्म हो। और उन्होंने देशभक्ति नज़में भी लिखी, हुब्बुल वतनी पे उनकी नज़में हैं, हुब्बुल वतनी पे उनके बहुत से अशार हैं। तो इस तरह से उन्होंने अगरचे अंग्रेज़ों में से बाज़ की मदह में कसीदे लिखे, बाज़ की उन्होंने तारीफ़ें की, लेकिन उसके बावजूद उनके दिल के अंदर एक जज्बा रहा, हुब्बुल वतनी का जज्बा। और यही जज्बा था जो एक ऐसा वक्त आया कि उन्होंने जो मुल्क के अंदर जो लोग जिद्दोजहद आज़ादी में मसरूफ़ थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनकी मौतें हुई, तो उनके लिए उन्होंने मरसिये भी लिखे। जैसे उन्होंने एक मरसिया लिखा हकीम अजमल ख़ां के ताल्लुक़ से। हकीम अजमल ख़ां की मौत पे उन्होंने जो मरसिया लिखा वो उनका बेहतरीन मरसिया माना जाता है। और भी दूसरे लोगों के ताल्लुक़ से उन्होंने कुछ इस तरह का लिखा। उनकी गज़लों के बारे में कुछ अगर आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें, मुख्तसर बताएं। उनकी इब्तदाई शायरी में शोखी और बाँकपन ज़्यादा है। उन्होंने कहा है, कभी जो पास भी बैठे तो कस मसाए हुए, कभी जो पास भी बैठे तो कस मसाए हुए, दबे झुके हुए, सिमटे हुए, लजाए हुए। तो ये बिल्कुल इब्तदाई दौर की शायरी है। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब उनकी शायरी पे तसव्वुफ़ के असरात भी आए, नासिहाना मज़मून भी उनकी शायरी में आ गया, और बहुत ही संजीदा शायरी वो करने लगे। वो जलवा होया, वो जलवा होया,
गौस साहब, ये वो ज़माना है जब दाग और कुछ बाद में इकबाल के असरात, उनके लब व लहजे की जो शायरी थी उसका बड़ा असर था। क्या कैफ़ी साहब के यहाँ कुछ इसके असरात हैं? गरचे वो सीमाब के शागिर्द थे, लेकिन दाग का तो की एक रवायत रही है, तो उसके कुछ असरात हैं, तो वो मुख्तसरन अगर इस पर कुछ आप इजहार ख्याल करें। बिल्कुल, दाग का वो अहद था। दाग खुद दिल्ली छोड़ करके दक्कन चले गए थे, लेकिन दिल्ली में उन्हीं की तकलीद हो रही थी और उनके तरीक़े पे चलने वाले और ख़ुद को उनका शागिर्द बताने वाले, उनके तर्ज का मुक़ल्लिद बताने वाले लोग भरे हुए थे। और वो पुरानी दिल्ली का इलाका ख़ास तौर पे ऐसा इलाका था जहाँ पे घर घर में शायर हुआ करते थे। यहाँ तक कि जो बिल्कुल नाखानदा और जाहिल लोग हुआ करते थे वो भी शायरी करते थे उस अहद में। बल्कि मैंने पढ़ा है कि पुरानी दिल्ली में एक साहब थे जो नाई का काम किया करते थे, बिल्कुल नाखानदा थे, पढ़े लिखे हुए नहीं थे, और वो भी शायरी करते थे और उनका तखल्लुस था हज्जाम। तो ये एक माहौल था वहाँ, और उस माहौल में दाग की रिवायत से इनहराफ मुश्किल था। तो उन्होंने दाग के अंदाज में शायरी शुरू ज़रूर की, लेकिन बाद में उनका तर्ज कुछ अपना हो गया, अपना लबो लहजा। दाग के असर के बावजूद उनका लबो लहजा अपना भी हुआ और उन्होंने अपने ढंग की शायरी की, अपने अंदाज में वो आगे बढ़े, और वो उनका अंदाज खालिस उनका अपना अंदाज हो गया। शुरू में थोड़ा सा छेड़छाड़ वाली शायरी भी उनके यहाँ हुई। यही कुछ मामला इकबाल का भी था कि इकबाल ने दाग के शागिर्द भी थे, उनके लबो लहजे पर दाग का बहुत असर है, लेकिन अपना लबो लहजा भी पैदा कर लिया। बहरहाल गौस साहब, आप इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीदों से बना था खानाए दिल रश के गम, जिन उम्मीदों से बना था खानाए दिल रश के वही इस घर की बर्बादी का सामान हो गई। अब वही इस घर की बर्बादी का सामान हो गई।